हेलो बच्चों, मैं नेहा चौधरी स्वागत करती हूँ आपका। देखिए बच्चों, हम लोग यूनिट नंबर 12 पढ़ रहे थे और पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रेरणिक प्रभाव और अनुनाद प्रभाव के बारे में पढ़ा, जहाँ पे हमने अनुनादी संरचनाओं का भी अध्ययन किया। और देखिए आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव और अतिसंयुग्मन के बारे में। तो देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, सबसे पहले बात करेंगे इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव के बारे में। और देखिए समझिए, बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखिए बच्चों, ऐसे यौगिक जिनमें द्विबंध या त्रिबंध होता है उनमें पाई इलेक्ट्रॉन आक्रमणकारी अभिकर्मक की उपस्थिति में किसी एक परमाणु पर पूर्ण रूप से विस्थापित हो जाता है, जिससे यौगिक में पूर्ण धन एवं ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है और इस प्रभाव को इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव कहते हैं। देखिए बच्चों समझे, यहाँ पे भाई क्या होता है कि ऐसे यौगिक जिनमें कि द्विबंध या त्रिबंध होता है, यानी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो उनमें क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन, जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो आक्रमणकारी अभिकर्मक की उपस्थिति में किसी भी एक परमाणु के ऊपर पूर्ण रूप से विस्थापित हो जाता है। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव। और देखिए बच्चों, इस इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव के कारण क्या होता है, यौगिक में पूर्ण धन आवेश और ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। आगे देखिए, यह एक अस्थायी प्रभाव होता है तथा अभिक्रिया के दौरान उत्पन्न होता है। और समझिए, ये एक अस्थायी प्रभाव है और कब उत्पन्न होता है, ये अभिक्रिया के दौरान, जब रिएक्शन होती है तभी ये प्रभाव उत्पन्न होता है। अभिक्रिया की परिधि से आक्रमणकारी अभिकर्मक के हटते ही यह प्रभाव शून्य हो जाता है। और देखिए समझिए यहाँ पर कि जैसे ही आक्रमणकारी अभिकर्मक हट जाता है, यानी अभिक्रिया की परिधि से जैसे ही आक्रमणकारी अभिकर्मक हट जाता है तो यह प्रभाव भी कैसा हो जाता है, शून्य हो जाता है। क्लियर है? आगे देखिए, इसे ई के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। भाई इलेक्ट्रोमेरी इफेक्ट है, इसे ई से, कैपिटल ई के द्वारा प्रदर्शित करते हैं और इसमें पाई इलेक्ट्रॉन अधिक विद्युत ऋणी परमाणु पर स्थानांतरित हो जाते हैं। समझिए बच्चों, यहाँ पे होता क्या है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहाँ स्थानांतरित होते हैं, अधिक विद्युत ऋणी परमाणु पर। इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव दो प्रकार का होता है। पहला देखिए प्लस ई प्रभाव, दूसरा देखिए माइनस ई प्रभाव। यानी पहला है धनात्मक इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव, दूसरा है ऋणात्मक इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव। तो देखिए इनके बारे में, पहला देखिए धनात्मक इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव यानी प्लस ई प्रभाव। देखिए बच्चों समझिए इसे ध्यान से, इस प्रभाव में बहुआबंध के पाई इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण उस परमाणु पर होता है जिससे आक्रमणकारी अभिकर्मक बंधित होता है। समझिए वापस से, भाई इसमें होता क्या है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन है, बहुबंध के जो पाई इलेक्ट्रॉन है, उनका स्थानांतरण उस परमाणु के ऊपर होगा जहां पे कि आक्रमणकारी बंधित होता है। तो देखिए उदाहरण से समझिए इसे। देखिए बच्चों, उदाहरण से आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए ये क्या है, एल्कीन है और एल्कीन पे कोई भी इलेक्ट्रॉन इसने ही आक्रमण कर रहा है और ये इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ पे क्या है, H+, यानी हाइड्रोजन धन आयन है यहाँ पे कोई, ये आक्रमणकारी अभिकर्मक है। अब देखिए बच्चों समझे यहाँ पर किस तरीके से इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। देखिए बच्चों इसमें होता है क्या है, ये जो एल्कीन है तो एल्कीन में हमें पता है ये डबल बॉन्ड है, जिसमें एक तो होता है सिग्मा और एक होता है पाई। यानी जो डबल बॉन्ड है उसमें एक तो होता है सिग्मा बंध और दूसरा होता है पाई बंध। इसमें क्या होता है, ये पाई बंध के इलेक्ट्रॉन इन दोनों कार्बन में से किसी भी कार्बन पे जा सकते हैं। देखिए बच्चों, अगर हम सममित एल्कीन की बात करें तो सममित एल्कीन में जो पाई बंध के इलेक्ट्रॉन है वो किसी भी कार्बन पे जा सकते हैं। तो ये जो पाई बंध के इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन के पास चले जाते हैं, चले गए कार्बन के पास। देखिए क्या होता है, जैसे ही पाई बंध के इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास गए तो देखिए बच्चों समझिए, इस कार्बन पे तो आ गया माइनस और इस कार्बन पे आ गया प्लस। ठीक है, और अब क्या होगा, जो H+ है, जो इलेक्ट्रॉन स्नेही है, वो इलेक्ट्रॉन स्नेही इस कार्बन से आके जुड़ जाएगा और हमें क्या प्राप्त होगा, ये। ठीक है, यानी ये क्या बन गया, एक मध्यवर्ती बन गया, कार्ब कैटायन। समझिए बच्चों, यानी हमने क्या देखा, इस कार्बन पे, यानी जिस कार्बन पे इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ है, भाई जिस कार्बन पे इलेक्ट्रॉनों का, पाई इलेक्ट्रॉनों का, कौन से इलेक्ट्रॉनों का, पाई। वापस ध्यान दीजिए, जिस कार्बन पे पाई इलेक्ट्रॉनों का क्या हुआ है, स्थानांतरण, उस कार्बन से ही आक्रमणकारी अभिकर्मक क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। देखिए अब भाई इस कार्बन पे क्या हुआ, पाई इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो गया और जो H+ है वो इसी कार्बन पे जाके जुड़ रहा है। क्लियर है? यानी इसे हम क्या बोलेंगे, धनात्मक इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव बोलेंगे।
क्लियर है बच्चों, आया समझ में। और ये प्रक्रिया किस तरीके से होती है मैंने आपको समझा दिया कि जैसे ही ये जो पाई बंध के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आते हैं, इस कार्बन पे माइनस आवेश आ जाता है, इस कार्बन पे प्लस आवेश आ जाता है, और अब जो H प्लस है जो आक्रमणकारी अभिकर्मक है वो इस कार्बन से जिस पे माइनस आवेश है उस कार्बन से आके जुड़ जाता है। ठीक है भाई, ये प्लस वाला है तो माइनस के पास ही तो आके जुड़ेगा, तो ये H प्लस इस वाले कार्बन से जुड़ गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्लस ई प्रभाव। ठीक है बच्चों, आगे देखिए दूसरा, देखिए ऋणात्मक इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव यानी माइनस ई प्रभाव। समझिए, इस प्रभाव में बहुआबंध के पाई इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण उस परमाणु पर होता है जिससे आक्रमणकारी अभिकर्मक बंधित नहीं होता है। अब देखिए बच्चों, जो हमारा माइनस ई प्रभाव है ये प्लस ई प्रभाव का जस्ट उल्टा है, यानी इसमें होता क्या है, बहुआबंध के जो पाई इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण है वो उस परमाणु पर होता है जिससे कि आक्रमणकारी अभिकर्मक बंधित नहीं होता। तो देखिए इसे भी उदाहरण से समझ लीजिए आप लोग। देखिए बच्चों, उदाहरण से हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं इसे। देखिए बच्चों, ये क्या है, ये हमारा कोई भी कार्बनिक यौगिक है, या हम बोल सकते हैं कौन सा कार्बनिक यौगिक है, ये कार्बोनिल। देखिए कोई भी कार्बोनिल समूह है, हम ऐसे बोल सकते हैं, या कोई भी कार्बोनिल यौगिक है ये। ठीक है, अब ये कोई एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। वापस देखिए बच्चों, जो हमारे ये कार्बनिक यौगिक है तो ये कार्बनिक यौगिक या तो हमारा एल्डिहाइड है या कीटोन है, या हम बोल सकते हैं कि ये कोई कार्बोनिक समूह है। भाई कार्बोनिक समूह होता है ना ये। अब इस कार्बोनिक समूह में क्या है, कोई भी साइनाइड आक्रमण कर रहा है। अब साइनाइड Cn- यानी साइनाइड आयन है, ऋणात्मक आयन है ये, और ये साइनाइड आयन यहाँ पे क्या है, नाभिक स्नेही है, यानी ये नाभिक स्नेही यहाँ पे आक्रमण कर रहा है। देखिए बच्चों क्या होता है, ये जो हमारा कार्बोनिक समूह है, ये जो कार्बोनिक समूह है इसमें क्या होता है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या है, ये एक तो सिग्मा बंध और एक पाई बंध, यानी कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, एक सिग्मा बंध एक पाई बंध है। पाई बंध के इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास चले जाते हैं। देखिए क्यों जाते हैं, क्योंकि हमें पता है ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है। ठीक है, वापस देखिए बच्चों, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, और ये हमारा कोई कार्बोनिक यौगिक है, या हम बोल सकते हैं कोई कार्बोनिक समूह है, और कार्बोनिक समूह में ये एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। आपको केवल यहाँ पे समझना है। तो क्या होगा, इस पे कोई साइनाइड आयन, कोई नाभिक स्नेही आक्रमण कर रहा है। अब देखिए बच्चों क्या है, ये जो पाई बंध के इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन के पास जाएंगे, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन इन दोनों को देखे तो ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, ज्यादा होती है, यानी पाई बंध के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास चले गए। देखिए क्या बना भाई, इस कार्बन पे तो आ गया प्लस, इस ऑक्सीजन पे आ गया माइनस आ गया। अब जो हमारा ये है साइनाइड आयन, जो इस ऋणात्मक साइनाइड आयन है, ये ऋणात्मक साइनाइड आयन कहाँ आके जुड़ेगा, ये जुड़ेगा इस कार्बन पे, इस प्लस वाले कार्बन पे, और हमें देखिए ये प्राप्त होगा। ठीक है, यानी इस तरीके से हमने क्या देखा, हमारा जो ये नाभिक स्नेही है, जो साइनाइड आयन है, उसका योग कार्बन पे हो रहा है, यानी पाई इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण कहाँ पे हो रहा है, ऑक्सीजन पे, यानी उस परमाणु पे हो रहा है जिसपे कि आक्रमणकारी जुड़ता ही नहीं है। तो देखिए यहाँ पे भाई इलेक्ट्रॉन तो इसके पास जा रहे हैं, ऑक्सीजन के पास जा रहे हैं पाई इलेक्ट्रॉन, लेकिन जो आक्रमणकारी है वो किससे जुड़ रहा है, कार्बन से जुड़ रहा है। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, माइनस ई प्रभाव। ठीक है, तो देखिए बच्चों ये इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव है, और देखिए ध्यान दीजिए ये इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव अभिक्रिया के दौरान ही उत्पन्न होता है, और जैसे ही अभिक्रिया की परिधि से आक्रमणकारी दूर हट जाता है तो ये प्रभाव भी क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। क्लियर है, चलिए आगे देखिए। अब देखिए अति संयुग्मन या बिना बंध का अनुनाद। तो देखिए बच्चों, अब हम बात करेंगे अति संयुग्मन के बारे में या बिना बंध के अनुनाद के बारे में, यानी अति संयुग्मन को बिना बंध का अनुनाद या बंध रहित अनुनाद भी कहा जाता है। और देखिए समझिए इसे, जब हाइड्रोजन कार्बन बंध किसी असंतृप्त कार्बन परमाणु यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है तो हाइड्रोजन कार्बन बंध के सिग्मा इलेक्ट्रॉन, समझे यहाँ पर, इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं कार्बन हाइड्रोजन बंध। देखिए बच्चों, जो हाइड्रोजन कार्बन बंध है इसे हम कार्बन हाइड्रोजन बंध भी बोल सकते हैं। तो देखिए होता क्या है इसमें कि जब
जब कार्बन हाइड्रोजन बंध, या हम बोल सकते हैं हाइड्रोजन कार्बन बंध किसी असंतृप्त कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है तो इस बंध के जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है वो द्विबंध के पाई इलेक्ट्रॉनों के साथ सहयुग्मन कर लेते हैं। समझे यहाँ पर होता क्या है भाई, जो द्विबंध है उसके पाई इलेक्ट्रॉन के साथ सहयुग्मन कर लेते हैं और इस प्रकार हाइड्रोजन कार्बन बंध के सिग्मा ऑर्बिटल निकटवर्ती द्विबंध के पी ऑर्बिटल के मध्य अतिव्यापन से सिग्मा इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकरण ही अतिसहयुग्मन कहलाता है। और देखिए इसे सिग्मा पाई सहयुग्मन या बेकर-नाथन प्रभाव भी कहा जाता है। इसे बेकर-नाथन प्रभाव भी कहते हैं और इसे आबंध रहित अनुनाद भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। अब देखिए बच्चों, हम इसे एथिल धनायन से इसे समझ सकते हैं। देखिए बच्चों, ये हमारा होता है एथिल धनायन CH3CH2+, यानी इस एथिल धनायन के उदाहरण से हम इस अति सहयुग्मन को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए बच्चों, हम लोगों को पता है कि इसमें क्या होता है, जो ये कार्बन होता है इस कार्बन के पास में एक रिक्त पी कक्षक होता है। अरे भाई, ये कार्बन पे प्लस है यानी ये कार्बोकैटायन है, इसका मतलब है ये कैसा है, ये sp2 संकृत है, यानी इसमें एक पी कक्षक क्या है, खाली है। तो देखिए समझे यहाँ पर ये एक कार्बन है, ठीक है, ये धनात्मक कार्बन है जिससे 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ये 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और इस कार्बन पे होता है प्लस आवेश और इसके पास देखिए ये क्या है, ये खाली यानी रिक्त पी कक्षक है। देखिए कार्बन का रिक्त 2p कक्षक, ये कार्बन का क्या हो गया, रिक्त पी कक्षक हो गया। इसी तरीके से देखिए ये इससे जुड़ा हुआ है मैथिल समूह, ये CH3 समूह मैथिल समूह इससे जुड़ा हुआ है जिसपे देखिए 1, 2 और 3 हाइड्रोजन, ये 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं इससे। और देखिए ये क्या है, कार्बन, भाई ये कार्बन है और कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और ये कैसे बनते हैं, sp3 और जो s है इनके अतिव्यापन से, यानी इस कार्बन का sp3 संकृत कक्षक और हाइड्रोजन का s कक्षक इनके अतिव्यापन से ये क्या बन गया, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बंध बन गया। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे अतिसहयुग्मन को समझोगे किस तरीके से यहाँ पे अतिसहयुग्मन होता है। देखिए बच्चों क्या होता है, ये जो कार्बन है इस कार्बन के पास में रिक्त 2p कक्षक है। जब इस कार्बन के यानी ये जो हमारा धनात्मक कार्बन है जिसके पास की रिक्त 2p कक्षक है, इसके पास वाले कार्बन के कार्बन हाइड्रोजन बंध, समझिए यहाँ पे इसके पास वाले कार्बन के या पास वाले एल्किल समूह के, हम एल्किल समूह भी बोल सकते हैं, यानी इसके पास वाले एल्किल समूह के या इसके पास वाले इस मैथिल समूह के जो ये कार्बन हाइड्रोजन बंध है, ये कार्बन हाइड्रोजन बंध जब इस रिक्त 2p कक्षक के संरेखित हो जाता है, कैसे हो जाता है, यानी इसके तल के संरेखित। समझिए बच्चों वापस कि क्या होता है, ये जो कार्बन है इस कार्बन के पास वाले कार्बन का कार्बन हाइड्रोजन बंध जब इस 2p कक्षक जो रिक्त 2p कक्षक है इसके तल के संरेखित हो जाता है तो उस परिस्थिति में क्या होते हैं, जो कार्बन हाइड्रोजन बंध के इलेक्ट्रॉन है वो इस 2p कक्षक में विस्थानीकृत हो जाते हैं। यानी यहाँ पे एक तरीके से क्या हो गया, विस्थानीकरण हो गया, जो कार्बन हाइड्रोजन बंध है उनके इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण हो गया, जिसे ही हम क्या बोलते हैं, अतिसहयुग्मन। तो देखिए बच्चों, अतिसहयुग्मन के लिए क्या परिस्थिति होना जरूरी है कि भाई जो कार्बन हाइड्रोजन बंध है, जो कार्बन हाइड्रोजन बंध है इस बंध का इस रिक्त 2p कक्षक के तल के संरेखित होना बहुत ही क्या है, आवश्यक है, तभी वहां पे अतिसहयुग्मन होता है। और उस परिस्थिति में क्या होता है, कार्बन हाइड्रोजन के जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, भाई इनके बीच में हमें पता है क्या है, सिग्मा बंध है, तो कार्बन हाइड्रोजन के जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है तो उन सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का क्या हो जाता है, यहाँ पे एक तरीके से विस्थानीकरण हो जाता है और इसे ही हम अतिसहयुग्मन कहते हैं। ठीक है, तो देखिए एथिल धनायन में अतिसहयुग्मन दर्शाता कक्षक आरेख है। आगे देखिए, इस प्रकार के अतिव्यापन से कार्ब धनायन का स्थायित्व बढ़ जाता है क्योंकि निकटवर्ती सिग्मा बंध धनावेश के विस्थानीकरण में सहायता करता है। क्योंकि क्या होता है, यहाँ पे जो निकटवर्ती कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बंध होता है वो धनावेश के विस्थानीकरण में सहायता करता है। ठीक है, तो देखिए बच्चों इस तरीके से अतिसहयुग्मन होता है। तो देखिए बच्चों, देखिए ध्यान दीजिए, ये हमारा क्या है, एथिल धनायन है। भाई अभी हमने देखा ना एथिल धनायन की कक्षीय संरचना, तो एक बार हम देख लेते हैं कि किस तरीके से इसमें अतिसहयुग्मन होता है। तो देखिए बच्चों ये क्या है, ये हमारा एथिल धनायन है। अब देखिए ध्यान से देखिए समझने की कोशिश करिए यहाँ से अतिसहयुग्मन को।
इस एथिल धनायन में जो ये वाला कार्बन है, जो ये धनायनिक कार्बन है जिसपे कि प्लस आवेश है, इस कार्बन के पास में क्या होता है, रिक्त 2p कक्षक होता है। भाई अभी हमने कक्षीय संरचना पढ़ी ना एथिल धनायन की, भाई क्या होता है, ये जो कार्बन है इस कार्बन के पास में क्या होता है, रिक्त p कक्षक होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से देखिए इसमें क्या है, इस कार्बन के पास में रिक्त कक्षक होता है, रिक्त 2p कक्षक होता है। और क्या होता है, जब इस पास वाले कार्बन के ये जो कार्बन हाइड्रोजन बंध है, देखिए जो समझिए ये जो कार्बन हाइड्रोजन बंध है, अगर ये कार्बन हाइड्रोजन जो बंध है वो p कक्षक के तल में संरेखित हो जाते हैं तो क्या होता है, इस कार्बन हाइड्रोजन इनके बीच के जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, भाई कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बंध है, तो इनके जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है वो क्या होते हैं, 2p कक्षक में विस्थानीकृत हो जाते हैं। यानी कहने का मतलब है ये जो हाइड्रोजन है ये H+ के रूप में हो जाता है, और अब जैसे इसके ऊपर, यानी कहने का मतलब है ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है वो इधर विस्थानीकृत हो गए, यानी इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है। ठीक है, आई बात समझ में। इसी तरीके से देखिए, अगर मान लीजिए ये कार्बन और ये हाइड्रोजन, यानी ये कार्बन और ये हाइड्रोजन, इसके बीच का जो बंध है, यानी ये जो कार्बन हाइड्रोजन बंध है, अगर ये कार्बन हाइड्रोजन बंध इस p कक्षक के तल में संरेखित हो जाता है तो उस कंडीशन में ये वाला हाइड्रोजन H+ के रूप में, देखिए यहाँ पर ये हाइड्रोजन H+ के रूप में हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब इस कार्बन और हाइड्रोजन इनके बीच के जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उस 2p कक्षक में विस्थानीकृत हो जाते हैं, यानी अब ये हाइड्रोजन H+ के रूप में हो गया और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया। इसी तरीके से देखिए बच्चों, अगर ये कार्बन और ये हाइड्रोजन, यानी इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच का जो सिग्मा बंध है, अगर वो उस 2p कक्षक के तल के संरेखित हो जाता है तो उस परिस्थिति में इनके बीच के जो सिग्मा बंध है, यहाँ बोल सकते हैं कि इनके बीच के जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है उनका विस्थानीकरण हो जाता है p कक्षक में। यानी इस तरीके से देखिए ये क्या है, अलग अलग प्रकार की अतिसंयुग्मन की संरचनाएं हैं, यानी ये अतिसंयुग्मित संरचनाएं हैं। किस तरीके से अतिसंयुग्मन होता है आपको समझ में आया होगा। तो देखिए ये हो गई हमारी एथिल धनायन में अतिसंयुग्मन। और देखिए बच्चों, इस अतिसंयुग्मन के द्वारा हम कार्बोकैटायन के स्थायित्व को भी समझा सकते हैं। भाई हम लोगों ने पढ़ा था ना कि जो 3 डिग्री कार्बोकैटायन होता है उसका स्थायित्व सबसे ज्यादा होता है, उससे कम 2 डिग्री का, उससे कम 1 डिग्री का, और सबसे कम होता है मेथिल धनायन का। तो देखिए बच्चों, जो ये कार्बोकैटायन का जो स्थायित्व है उसे हम +I के साथ साथ +H इफेक्ट के द्वारा भी समझा सकते हैं। यानी कहने का मतलब है अतिसंयुग्मन के साथ साथ हम उसे प्रेरणिक प्रभाव के द्वारा भी समझा सकते हैं। तो देखिए बच्चों, ये क्या हो गया, अतिसंयुग्मन, जो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे देखिए। अब देखिए कार्बनिक अभिक्रिया। देखिए बच्चों, हम कार्बनिक अभिक्रियाओं के बारे में जानकारी लेंगे। कार्बनिक अभिक्रियाओं को निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। अब देखिए ध्यान दीजिए कि जो कार्बनिक अभिक्रियाएं हैं उन्हें निम्न वर्गों में बांटा गया है। पहला देखिए प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, दूसरा देखिए संकलन यानी योगज अभिक्रियाएं, तीसरा क्या है, विलोपन अभिक्रियाएं, चौथा है पुनर्विन्यास अभिक्रिया। देखिए जो समझे, यहाँ पर प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, सब्स्टिट्यूशन अभिक्रियाएं कहा जाता है या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है। संकलन या योगज अभिक्रियाओं को योगात्मक अभिक्रिया या एडिशन रिएक्शन कहा जाता है। विलोपन अभिक्रियाओं को एलिमिनेशन रिएक्शंस कहा जाता है, और पुनर्विन्यास अभिक्रियाओं को रीअरेंजमेंट अभिक्रियाएं या रीअरेंजमेंट रिएक्शंस कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, ये जो अभिक्रियाएं हैं, इन अभिक्रियाओं के बारे में हम आगे आने वाली यूनिट्स में और अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन मैं एक बार आपको इन चारों के बारे में जानकारी दे देती हूँ कि प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती है, संकलन या योगज अभिक्रियाएं जिन्हें हम योगात्मक अभिक्रियाएं भी कहते हैं वो क्या होती है, विलोपन अभिक्रिया क्या होती है, और पुनर्विन्यास अभिक्रिया क्या होती है। देखिए जो ध्यान दीजिए, प्रतिस्थापन अभिक्रिया जैसे नाम से ही पता चल रहा है, तो इस प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में क्या होता है, किसी भी एक समूह के द्वारा किसी दूसरे समूह का प्रतिस्थापन कर दिया जाता है। देखिए जो समझे, यहाँ पर मान लीजिए ये कोई कार्बनिक यौगिक है। देखिए जो समझिए, ये कोई कार्बनिक यौगिक है, और ये कार्बनिक यौगिक में देखिए कार्बन से जुड़े हुए 1 2 3 4 ये 4 समूह है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, कोई भी आक्रमणकारी आएगा। ठीक है, तो क्या होगा, मान लीजिए आक्रमणकारी आ रहा है ई। देखिए जो समझिए, यहाँ पे ये कोई आक्रमणकारी आ रहा है ई, क्या करेगा, ये इस कार्बन पे आक्रमण करेगा, और ये जो एल है, ये जो एल समूह है ये बाहर निकल जाएगा।
कहने का मतलब है ई के द्वारा एल का क्या हो गया, प्रतिस्थापन हो गया, यानी ये तो बाहर निकल गया और खुद इसकी जगह पे आ गया। तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, यानी जिसमें किसी आने वाले समूह के द्वारा अणु में उपस्थित किसी समूह को प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। ठीक है, यानी अब क्या हुआ देखिए, तो समझिए यहाँ पर क्या हुआ, ये ए, ये बी, ये सी और यहाँ पे आके कौन जुड़ गया, ई, यानी जो समूह है, जो आक्रमणकारी है, ये आक्रमणकारी यहाँ पे आके क्या हो गया, जुड़ गया। क्लियर है, आई बात समझ में आपको ये। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए, देखिए बच्चों, आक्रमणकारी के आधार पर प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को भी आगे बांटा गया है। अगर आक्रमणकारी कोई इलेक्ट्रॉन स्नेही है तो इसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अगर आक्रमणकारी कोई नाभिक स्नेही है, इसे कहा जाता है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और आक्रमणकारी कोई मुक्त मूलक है, इसे कहा जाता है मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्लियर है, तो देखिए बच्चों, हम इनके बारे में आगे विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती है, जिसमें क्या होता है, कोई आक्रमणकारी के द्वारा या किसी नए समूह के द्वारा, कोई आने वाला जो नया समूह है उसके द्वारा अणु में उपस्थित किसी दूसरे समूह को प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। ठीक है, इसी तरीके से संकलन या योगज अभिक्रियाओं के बारे में बात करें तो देखिए बच्चों, इन्हें योगात्मक अभिक्रियाएं भी कहा जाता है। और ये जो योगात्मक अभिक्रियाएं होती है, ये किसी भी असंतृप्त अणु में होती है। यानी इसमें होता क्या है, जैसे मान लीजिए कोई ये असंतृप्त यौगिक है, ठीक है, ये असंतृप्त यौगिक है और ये है एल्कीन। तो इसमें होता क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे, समझिए यहाँ पर हम इस उदाहरण से इसको समझ रहे हैं, एल्कीन के उदाहरण से। तो इसमें क्या होता है, देखिए बच्चों, इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे किसी भी अणु का क्या होता है, योग होता है। ठीक है, ये कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड पे यहाँ पे क्या होता है, किसी अणु का योग होता है। और इस दौरान क्या होता है, पाई बंध टूट जाता है। देखिए समझिए यहाँ पर भी इस परिस्थिति में क्या होता है, पाई बंध टूट जाता है और देखिए दो सिग्मा बंध का क्या होता है, निर्माण। वापस देखिए बच्चों, हमें पता है कार्बन कार्बन के बीच में एक सिग्मा बंध है और एक पाई बंध है। तो इस परिस्थिति में क्या होता है, पाई बंध टूट जाता है और दो सिग्मा बंध का क्या होता है, निर्माण। तो देखिए इसे ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए एल्कीन का अणु है और इस पे ए बी, कोई ए और बी समूह आके जुड़ रहा है, कोई ए बी समूह। तो एक कार्बन पे तो जुड़ जाएगा ए और एक पे जुड़ जाएगा बी, यानी ये जो दो सिग्मा बंध बने हैं, एक पे जुड़ गया ए, एक पे जुड़ गया बी। तो इसे हम क्या बोलते हैं, योगात्मक अभिक्रिया। और देखिए बच्चों, योगात्मक अभिक्रियाओं को भी आगे फर्दर बांटा गया है, यानी एक तो होती है इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया और दूसरी होती है नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। और ये भी डिपेंड करता है कि यहाँ पे, यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की हम लोग बात करें, देखिए बच्चों, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बात करें या किसी और असंतृप्त समूह की हम लोग बात करें, तो ये निर्भर करता है कि सबसे पहले कौन सा अभिकर्मक आक्रमण कर रहा है। अगर इस असंतृप्त अणु पे सबसे पहले इलेक्ट्रॉन स्नेही आक्रमण करता है, इसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। और नाभिक स्नेही आक्रमण करता है, उसे कहा जाता है नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। क्लियर है बच्चों, आगे देखिए। इसी तरीके से देखिए, तीसरी हम बात करेंगे विलोपन अभिक्रिया के बारे में। यानी देखिए बच्चों, विलोपन अभिक्रिया में क्या होता है, कोई भी जो हमारा अणु है, उस अणु में से किसी भी समूह का विलोपन हो जाता है। अब देखिए, जल का विलोपन भी हो सकता है। अगर जल का विलोपन होता है, इसे कहते हैं निर्जलीकरण। अगर हैलोजन का विलोपन होता है, इसे कहते हैं विहैलोजनीकरण। और अगर हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों का विलोपन होता है, इसे बोलते हैं विहाइड्रोहैलोजनीकरण। तो इस तरीके से इसे बांटा गया है। और देखिए बच्चों, एक बार विलोपन अभिक्रियाओं को भी समझ लीजिए। देखिए बच्चों, मान लीजिए देखिए बच्चों, मान लीजिए ये हमारे पास कोई अल्कोहल है। देखिए विलोपन अभिक्रिया समझिए किस तरीके से होता है। ये कोई अल्कोहल है और इस अल्कोहल को अगर अम्ल की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, भाई अम्ल की उपस्थिति में अगर हम गर्म करेंगे तो देखिए इस कार्बन से तो OH और इस कार्बन से हाइड्रोजन क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। यानी क्या हुआ, यहाँ पे विलोपन में क्या हुआ, सिग्मा बंध टूट गए। देखिए एक सिग्मा बंध इस कार्बन से टूट गया, एक सिग्मा बंध इस कार्बन से टूट गया, यानी सिग्मा बंध टूट गए, दो सिग्मा बंध टूट गए और पाई बंध का क्या हो गया, निर्माण। तो देखा बच्चों आप लोगों ने, भाई जो ये विलोपन अभिक्रिया है, ये योगात्मक अभिक्रिया की जस्ट क्या होती है, उल्टी। तो देखिए यहाँ पे क्या यौगिक बनेगा, समझे, यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2।
देखिए यहाँ से क्या हो गया, OH निकल गया, यहाँ से H निकल गया, यानी जल का अणु निकल गया, निर्जलीकरण हो गया। तो ये निर्जलीकरण एक तरीके की क्या हो गई, विलोपन अभिक्रिया। यानी विलोपन अभिक्रिया में क्या होता है, 2 सिग्मा बंध टूटते हैं और एक पाई बंध का क्या होता है, निर्माण। या हम ये बोल सकते हैं कि जो ये विलोपन अभिक्रिया होती है, योगात्मक अभिक्रिया की जस्ट क्या होती है, उल्टी होती है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी एक प्रकार की विलोपन अभिक्रिया। और देखिए चौथी अभिक्रिया जो हम बात कर रहे थे, तो चौथी अभिक्रिया थी हमारी पुनर्विन्यास अभिक्रिया। तो देखिए जो समझिए, पुनर्विन्यास अभिक्रिया में क्या होता है, किसी भी एक ही अणु में किसी समूह का पुनर्विन्यास होता है। यानी एक समूह एक जगह से हटकर दूसरी जगह पे जाके जुड़ जाता है। देखिए इसे ऐसे समझ लीजिए। देखिए बच्चों क्या है, मान लीजिए ये हमारा क्या है, कोई कार्बनिक यौगिक है। देखिए बच्चों मैं आपको समझा रही हूँ भाई, आगे आने वाली यूनिट्स में हम इन अभिक्रियाओं को और विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन हमें इनकी बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए कि वास्तव में इन बेसिक क्या है, यानी वास्तव में प्रतिस्थापन क्या होता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है, विलोपन अभिक्रिया क्या होती है, पुनर्विन्यास अभिक्रिया क्या होती है। तो इनकी एक बेसिक जानकारी, या हम बोल सकते हैं इनका एक बेसिक आइडिया हमें पता होना चाहिए। तो वही आइडिया मैं आपको देने की कोशिश कर रही हूं, ताकि हम इन अभिक्रियाओं के बारे में जब आगे की यूनिट्स में पढ़ेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे से वो चीज समझ में आ जाए। तो देखिए यहाँ पर पुनर्विन्यास अभिक्रियाओं को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए बच्चों मान लीजिए ये कोई कार्बनिक यौगिक है, और इस कार्बनिक यौगिक को मान लीजिए किसी भी उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, और मान लीजिए कोई भी एक समूह, देखिए कोई भी एक समूह हम डी को ले लेते हैं भाई, A B C D, इसमें से कोई डी समूह यहाँ से हटकर अगर यहाँ जुड़ जाता है तो ये क्या हो गया, पुनर्विन्यास हो गया ना। यानी क्या हुआ भाई, यौगिक तो वही है, अणुसूत्र भी यौगिक का वही रहता है, बस समूह एक जगह से हटकर दूसरी जगह पे जुड़ गया, इसे कहते हैं पुनर्विन्यास अभिक्रिया। और देखिए एक बार पुनर्विन्यास अभिक्रिया को मैं आपको समझा देती हूँ। और देखिए बच्चों इसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं। देखिए बच्चों ये हमारा क्या है, 1 क्लोरोप्रोपेन, इसे हम क्या बोलेंगे, 1 क्लोरोप्रोपेन है। इस 1 क्लोरोप्रोपेन को हम AlCl3 की उपस्थिति में गर्म करते हैं, उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करते हैं। क्या होगा, देखिए इसमें किस तरीके से पुनर्विन्यास होगा, समझिए बच्चों। ये जो क्लोरीन है, ये जो Cl समूह है, वो यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। यानी क्या हुआ, अणुसूत्र तो समान है, केवल एक समूह ने अपनी स्थिति परिवर्तित कर ली, यानी एक स्थिति में परिवर्तन हो गया एक समूह की। तो ये होती है पुनर्विन्यास अभिक्रिया। क्लियर है। तो देखिए बच्चों आपको ये कार्बनिक अभिक्रिया समझ में आई होगी। तो देखिए आज हम लोगों ने इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव के बारे में पढ़ा, अतिसंयुग्मन के बारे में पढ़ा, साथ ही साथ हम लोगों ने कार्बनिक जो यौगिकों की अभिक्रियाएं होती है उन पे भी नज़र डाली। तो देखिए बच्चों इनकी आप प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस से ही ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, और अब आगे आने वाले वीडियो में हम लोग कार्बनिक यौगिकों के शोधन की विधियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।